बलरामपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी जिला अध्यक्ष द्वारा बीजेपी की घोषित प्रत्याशी के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने का ये मामला था। एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने अपनी पत्नी नीलम सिंह का पर्चा वापस ले लिया है। शिवानगर जिला पंचायत सीट से बीजेपी ने निर्मला यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश को दरकिनार करके अपनी पत्नी का पर्चा भरवा दिया था निर्दलीय, लेकिन अब खबर चली, इसके बाद तुरंत नाम वापस ले लिया। कानपुर से बड़ी खबर है। हैलट अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है। मरीज के भर्ती नहीं करने वाली शिकायत पर भड़क उठे डॉक्टर, तीमारदारों को दौड़ा दौड़ाकर पीटने लगे। जूनियर डॉक्टर्स की गुंडई का ये वीडियो वायरल है। तो हैलट अस्पताल का पूरा मामला है, वीडियो वायरल बताए जा रहे हैं, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स हैं और तीमारदारों से कहा सुनी होती साफ नजर आ रही है। आप लोग पब्लिक वीडियो बनाइए, देखिए आप देखिए 100 नंबर पर फोन करिए। अस्पतालों की स्थिति वैसे भी दर्दनाक है, दयनीय है और ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की कगार पर है। और ये भी तस्वीर आती है कानपुर के हैलट अस्पताल से। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी रतीश से। रतीश, ये बताइए इस वक्त डॉक्टर्स की भागीदारी कितनी अहम है, कितनी ज्यादा जरूरत है हमें डॉक्टर्स की, और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या ऐसा हो गया कि इतनी फ्रस्ट्रेशन और इस तरीके का माहौल हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिला? इसमें लता, आपने एक बहुत सही बात कही है कि बड़ा ही दर्दनाक वक्त चल रहा है अस्पतालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मरीजों के लिए, सबके लिए। डॉक्टर्स लगातार 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। इस वीडियो की अगर बात कर ली जाए तो हैलट अस्पताल का है। हैलट अस्पताल एशिया का बड़ा अस्पताल कहा जाता है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा विभाग हैं। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो तीमारदारों की पिटाई कर रहे हैं। पूरा वाकया कुछ इस तरीके का है कि जब मरीज़ अपने पेशेंट को लेकर, जब मरीज़ को लेकर उनके तीमारदार पहुँचे तो बेड्स नहीं अवेलेबल हैं। हर जगह यही दिक्कत आ रही है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, एक्सेस में मरीज़ पहुंच रहे हैं, उनको भर्ती कैसे किया जाए। हर परिवार, हर व्यक्ति, तीमारदार चाहता है कि उसके मरीज़ को भर्ती कर लिया जाए। और इसी में बातचीत में काफ़ी ज़्यादा बातचीत बढ़ी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनके पास बेड्स नहीं हैं और इसी बात को लेकर झड़प हुई और झड़प होने के बाद तीमारदार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तीमारदार जो थे उन्होंने डॉक्टर्स को अपशब्द कहे। उसके बाद बाहर जब ये लोग खींच करके आए हैं तो बाहर फिर जूनियर डॉक्टर्स से नहीं रहा गया और उन्होंने हाथ छोड़ा है। लेकिन ये किसी तरीके से इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि आप परेशान व्यक्ति को मार पिटाई करके वहाँ से भगा दें। अस्पताल व्यक्ति तभी पहुँचता है जब उसको बहुत ज़रूरत होती है और मरीज़ को देख करके वो वैसे भी परेशान होता है कि उसके अपने को इलाज चाहिए होता है, फौरी तौर पर इलाज चाहिए होता है। इस वीडियो में साफ तौर पर है जूनियर डॉक्टर पिटाई कर रहे हैं और ऐसा आचरण शोभनीय नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टर्स की भी इस वक्त की अगर बात की जाए तो लगातार कई डॉक्टर्स से हम संपर्क में हैं, उनका भी यही कहना है कि 24-24 घंटे, 36-36 घंटे लगातार वो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और काम के प्रेशर में हैं। काम के प्रेशर के आउटबर्स्ट की इस घटना को कहा जा सकता है कि वो प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं। शायद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन फिर भी मरीज को लेकर जब तीमारदार पहुंचता है तो उसको इलाज चाहिए होता है, ना कि मार पिटाई और इस तरीके का आचरण डॉक्टर से जिनको भगवान कहा जाता है। बिल्कुल, यही तो अंतर है। आप इतनी मेहनत से एक मेडिकल टेस्ट, इतना कठिन इम्तिहान उसको पार करते हैं, आपको कहीं ना कहीं कठिन परीक्षाओं की आदत है, लेकिन जो आम इंसान है उसके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा वो वल्नरेबल होता है, कमजोर होता है। ऐसे में किस तरीके से समझाया जाए, और ये तस्वीरें भी अब हमारे समझ में आ रही है रतीश, लेकिन कैसे इसको और भी कंडीशन बुरी ना हो, क्या किया जाए? डॉक्टर्स भी क्या कह रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स को बुलाएं या उनकी शिफ्ट रोटेशन, कोई स्कोप बन रहा है?
देखिए, आपने कहा कि आपने बहुत सही बात कही कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराई हुई है और कुछ यही हाल हैलट का भी है। लगातार ये दावे किए जाते हैं सुनीता कि 360 बेड हैलट में हैं, लेकिन असलियत ये है, हमारे दर्शकों को हम बताएं कि 265 बेड पर ही मरीजों को भर्ती किया जा पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब 90 से ज़्यादा बेड खाली हों तो क्या दर दर भटकने वाले मरीजों को बेड नहीं मिलने चाहिए? इसका सवाल ये है कि ना तो पैरामेडिकल स्टाफ है और पूरे ना ही देश डॉक्टर की है। हालत क्या किसी से करे छुपी डॉक्टर नहीं है, जब लेकिन ये जो छुपाने वाली आदत है ये बहुत परेशान करती है। क्योंकि देखिए, आप जब टीवी पे ऐसे बोल देंगे हमारे यहाँ 300 बेड है, ये दर्शकों ने देखा, वो सीधा भागे हैलट में ये कंडीशन है कि आपके जूनियर डॉक्टर संभाल नहीं पा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हैं अपनी शिफ्ट से, बेड नहीं है। इस लेवल पे उनको बहस करनी पड़ रही है। कम से कम इस माहौल में सबको सिंपैथी है, सबको परेशानी है, सभी ये आपदा से जूझ रहे हैं। आंकड़े सही रखिए। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, भगवान जाने ऐसी और कितनी तस्वीरों पे आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ये समझ से परे है। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, लखनऊ की बात कर लेते हैं। कोरोना काल में गहराया ऑक्सीजन का संकट। ये ऑक्सीजन फैक्ट्री अब खोलने को लेकर पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। ऑक्सीजन लेने लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर भर्ती करने से पहले ऑक्सीजन मांग रहे हैं। ऑक्सीजन फैक्ट्री के बाहर लोगों की लंबी कतार है। ऑक्सीजन की खपत को लेकर एबीपी गंगा ने आपको सूत्रों के हवाले से खबर दिखाई थी, लेकिन लगता है दुर्भाग्य से ये मुहर लगती दिख रही है। जो लोगों की लाइन है ऑक्सीजन लेने के लिए, वो इस बात का इशारा करती है कि खपत ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। डिमांड और सप्लाई यहाँ चरमराई है। हॉस्पिटल में तो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जिनको दिक्कत आ रही है वो उनको इतनी दिक्कत आ रही है कि सबसे ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज़्यादा। कुल मिला के जो भी क्षेत्र के लोग हैं और हर अपने क्षेत्र के लोग जो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। संगठन भी इसमें कुछ आ रहे हैं। हुसैन टाइगर्स एक संगठन है, वो भी बहुत मदद कर रहा है, वो सिलेंडर पहुँचाने की बहुत मदद कर रहा है, प्रयास में लगा हुआ है। वो खुद भी लड़के उनके सब लगे हुए हैं, हर क्षेत्रों में जा के जो भी चीज़ हो रही है वो कराई जा रही है। उधर गाजियाबाद में भी संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत है। जो संक्रमण से प्रभावित हैं, उनके मामलों में तेजी से ऑक्सीजन की कमी के चलते गाजियाबाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि जिन प्लांट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई उद्योगों के लिए होती है उसे बंद किया जाए। अमूमन माना जाता है मेटल उद्योग, स्टील उद्योग के लिए कई बार ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा की जाती है। वहां ऑक्सीजन सप्लायर की माने तो पूरे दिन में सिर्फ 5 सिलेंडर ही लगा करते थे, अब 250 सिलेंडर का आंकड़ा है। कोरोना को लेकर इस समय बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है और सबसे ज़्यादा इस समय जो ज़रूरत है वह है ऑक्सीजन सिलेंडर की। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के एक सप्लायर के पास। काफ़ी बड़े ये सप्लायर हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं यहाँ इनके पास हैं और किस तरीके से आजकल कितनी खपत है गाजियाबाद में, इनसे हम बात करते हैं। क्योंकि ये जो सिलेंडर हैं ये इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, लेकिन अब ये आदेश जारी किया गया है कि इंडस्ट्री में कोई भी सिलेंडर नहीं दिया जाएगा और सिर्फ ये जो सिलेंडर हैं हॉस्पिटल्स में दिए जाएंगे। किस तरह की खपत है, कैसी खपत है और कितनी खपत आजकल बढ़ गई है, ये इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम संजय बजाज है। जी, ये बताइए कि जो सिलेंडर की आजकल जो खपत है किस तरीके से और कितनी ज़्यादा हो गई? खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो पहले किसी हॉस्पिटल 5 सिलेंडर लगाता था वो इस टाइम 250-300 सिलेंडर रोज लगा रहा है। अच्छा, कितने सिलेंडर हैं जो आजकल आप दिन में एक साथ में सप्लाई कर देते हैं? आज के दिन जो है, मैं पहले 100 सिलेंडर की सप्लाई थी मेरी पर डे की, इस टाइम 500 से 600 सिलेंडर पर डे मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, जो कि 24 घंटे मेरे को लग रहे हैं इस टाइम। हमारा पूरा स्टाफ और जहाँ से हम भरवाते हैं वो पूरा कोऑपरेट करके इस चीज़ को कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती। देखिए, लगातार सिलेंडर की जो सप्लाई है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनकी सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो सप्लायर हैं वो भी इस समय पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो ये सप्लायर हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा पूरा स्टाफ दिन और रात लगा हुआ है, लेकिन हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इतने ज़्यादा सिलेंडरों की खपत होनी शुरू हो गई है। वहीं गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया है कि ये जो सिलेंडर हैं ये बिल्कुल भी इंडस्ट्री में नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अब हॉस्पिटल्स में ही दिए जाएंगे। अगर कोई इंडस्ट्री में इन सिलेंडरों को सप्लाई करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ऑक्सीजन की खपत का ये हाल है।
एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। रविवार का दिन चुना गया है। 35 घंटे का ये लॉकडाउन बताया जा रहा है। ऐसे में जो तस्वीरें आई हैं जरा देखिए, लॉकडाउन का असर क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। जहां कुछ शहरों में तो बाकायदा लॉकडाउन को फॉलो किया गया है। तो ये देख रहे हैं आप 6 तस्वीरें, जहां ग्रेटर नोएडा हो, फिरोजाबाद हो, लखनऊ हो, अलीगढ़, आगरा या कानपुर, ये तस्वीरें लॉकडाउन के बाद की हैं, जहां सिर्फ जरूरी चीजों के लिए दुकानें खुली हैं। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग आते जाते दिख रहे हैं। प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी सहभागिता समझें। देखिए, विश्व के बड़े से बड़े देश ने भी जब कोरोना की लहर आई तो वो थपेड़े नहीं झेले हैं और वो तस्वीरें भी आई हैं। इस लहर में अगर भारत पर ये आपदा आई है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सहयोग होना चाहिए, हाथ बढ़ाना पड़ेगा आगे। इसीलिए तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और प्रशासन की मदद करनी पड़ेगी यहाँ। तो किस तरीके से 35 घंटे का लॉकडाउन, इसके पीछे का मकसद ये है जो अति संक्रमित क्षेत्र मिले थे उन्हें सैनिटाइज किया जाए। गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा वक्त मिल जाए कि पब्लिक प्लेसेस को चलिए थोड़ा सैनिटाइज करके जो लोड है चारों तरफ वायरस का उसे कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाए। हो सकता है कि आप घरों से कम निकले, अगर एक इंसान भी बच जाता है हॉस्पिटलाइज होने से तो भी यहाँ पर थोड़ा वक्त मिलता है तमाम व्यवस्थाओं को। और इसीलिए ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। इसी बीच बड़ी खबर, वाराणसी से बढ़ते संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने कुछ निर्देश दिए हैं। कहा यह है, पूरी संवेदनशीलता के साथ वाराणसी की लोगों की मदद करे प्रशासन। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये पालन हो। खुद कहते हैं सांसद और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित हो। एमपी और पीएम दोनों वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्देश है। साफ तौर पे एक वर्चुअल मीटिंग हुई, आपको ना पता हो तो बताएं। इस मीटिंग में तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जब ये मीटिंग खत्म हुई तो उससे ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है, जो जरूरी चीजें हैं जो उन्होंने बताई हैं और ये आम जनता के लिए भी संदेश है। और पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन मदद करे लोगों की, ये निर्देश है। तो संदेश और निर्देश के साथ इस पूरी वर्चुअल बैठक को सारांश के तौर पर उन्होंने जो बताया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाराणसी के लिए ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। खबरों का जहां बात करते हैं यूपी में एक दिन के लॉकडाउन की, जिसका मकसद सैनिटाइजेशन अभियान में तेजी ले आना है। और इसी के तहत ये तस्वीरें आई हैं, देखिए जरा, जहां लखनऊ, गाजियाबाद, सहारनपुर से सैनिटाइजेशन के काम को किस तरीके से युद्ध स्तर पर किया जाना है। चंद घंटों का वक्त है और इन्हीं के भीतर तमाम पब्लिक प्लेसेस पर फॉगिंग के जरिए, स्प्रेइंग के जरिए, वॉशिंग के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि सैनिटाइज किया जाए। तो तमाम पब्लिक प्लेसेस पर, खासकर उन इलाकों में जहां केसेस बहुत ज्यादा हैं और जहां पर रफ्तार ज्यादा है संक्रमण के फैलने की। पूरे यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शासन प्रशासन कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस भी सख्ती बरतती दिखाई दे रही है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लगाए गए 35 घंटे के लॉकडाउन के बीच अलग अलग जिलों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें या फिर देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, कोरोना के कहर को रोकने के लिए शहरों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। सहारनपुर में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। ये कवायद कोरोना के बढ़ते कहर को काबू करने के लिए यूपी के ज्यादातर या यूं कहें कि हर शहर में की गई।
सबसे बड़ा और तगड़ा इंतजाम राजधानी लखनऊ में किया गया, क्योंकि संक्रमण सबसे ज्यादा लखनऊ में ही फैला है। एक और प्रशासन ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सैनिटाइजेशन अभियान चलाया, तो दूसरी ओर इस 35 घंटे के लॉकडाउन के बीच लोगों की लापरवाहियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ग्रेटर नोएडा में लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस मुस्तैद दिखाई दी, तो साथ ही रामपुर में पुलिस ने लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया। इसके अलावा अगर आगरा की बात करें तो यहाँ लोग कुछ ज्यादा ही बेपरवाह दिखाई दिए। यहाँ के हरि पर्वत इलाके में पुलिस ने ऐसे लापरवाह लोगों के जमकर चालान किए, तो वहीं फिरोजाबाद में भी लोग कम लापरवाही दिखाते नजर नहीं आए। यहाँ भी लोग बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। ऐसे में पूरे प्रदेश से 35 घंटे के इस लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि अभी ये लॉकडाउन सोमवार सुबह तक रहने वाला है। ऐसे में एबीपी गंगा तो आपसे यही अपील करेगा कि घर में ही रहें, बेवजह सड़कों पर ना निकलें और कोविड नियमों का पालन करें, जिससे आप सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। रेमडेसिविर के जमाखोरों के खिलाफ यूपी सरकार एनएसए लगाएगी। 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़े गए थे 3 लोग। कानपुर एसटीएफ ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। अब ऐसे लोग खबरदार, एनएसए का चाबुक। जिस किसी ने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज को स्टोर करने की कोशिश की या कालाबाजारी की कोशिश की, एनएसए के कानून उस पर लगेंगे और इसी के तहत कार्रवाई होगी। कानपुर में ऐसा हुआ भी है। 265 आपको बताएं कि लाइफ सेविंग ड्रग है रेमडेसिविर। जो लोग भी गंभीर रूप से संक्रमित हैं कोरोना से, उनके लिए ये जीवनदायी, जीवन रक्षक इंजेक्शन है, दवा है। अब ऐसे में लोग दरबदर अगर जरूरत पड़ने पर भटकते हैं तो ये कालाबाजारी का शिकार ना हो, क्योंकि इसकी खेप मंगाने के लिए खास तौर पे 25,000 के डोज के लिए भेजा था प्रशासन ने अपना प्लेन। इसके अलावा अहमदाबाद से भी काफी ऑर्डर है। अब ऐसे में चलिए किस तरीके की जानकारी मिल रही है हम सहयोगी अनुभव से जानते हैं। अनुभव बताइए कि जमाखोरी अगर करने की कोशिश की कोई ऐसी रिपोर्ट मिल रही है क्या जिसके तहत ये कानून लाना, ये नियम बनाना पड़ रहा है? देखिए, अभी हाल ही में 2 दिन पहले कानपुर में एसटीएफ ने जिस तरीके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले थे, तो ये जब ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में खासतौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत मांग है और लोगों को ये इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है, सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए। पहले 25,000 फिर 2 लाख के और ऑर्डर दिए गए हैं और ऐसे में लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आज निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है कि इन 3 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी है, एक कड़ा संदेश है। जो लोग इस महामारी के बीच में इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत की बात हो, चाहे फिर अन्य चीजों की दिक्कत की बात हो, दवाइयों के खत्म होने की बात हो, अब एक मैसेज दिया है सरकार ने कि जो लोग भी कालाबाजारी करेंगे, इसके स्टॉक को जमा करेंगे, उन लोगों को सरकार बख्शेगी नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, अब ये कड़ा संदेश है। उम्मीद है कि मिला भी होगा तमाम ऐसे लोग जिनके इरादे होंगे। आपका शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए।